औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। जी माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस आखिरी लेक्चर में हम लोग स्टार्ट लेंगे उसी बात से कि जो हमने लास्ट टाइम छोड़ी थी, मींस के व्हाट आर बेसिकली एंटीबायोटिक्स। और फिर हम ये देखेंगे कि अगर हम एंटीबायोटिक की बात करें तो यू नो वेरी वेल कि जो एंटीबायोटिक्स हैं वो तो हम तब यूज़ करेंगे जब हमें इन्फेक्शन हो जाती है, लेकिन क्या इसकी हमारे पास कोई प्रिवेंटिव मेजर्स भी हैं? तो वो प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में हम आज थोड़ी सी बात करेंगे। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखेंगे बेसिकली कि साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं और साइनोबैक्टीरिया की जो डिफरेंट किस्म की मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स हैं वो कैसे हैं। फिर हम ये भी देखेंगे कि आखिर ये जो साइनोबैक्टीरिया हैं ये नॉर्मल बैक्टीरिया से कैसे डिफरेंट हैं, राइट। और अगर हमने उन्हें एवोल्यूशनरी ट्री में प्लेस करना हो तो हम उन्हें प्रोकैरियोट से क्री प्लेस करेंगे या हम उन्हें यूकैरियोट से क्री प्लेस करेंगे। और फाइनली हम जो देखेंगे, जो बहुत बहुत बोल्ड वर्ड्स आप लोग बुक में लिखे हुए हैं, वो है वेरियस वेज ऑफ व्हाट रिप्रोडक्शन इन साइनोबैक्टीरिया और द ब्लू ग्रीन एल्गी। सो लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। एज यूजुअल आपके लिए मैंने एक फ्लैश कार्ड तैयार कर रखा है जिसमें आप लोगों को वो सारी बातें मिल जाएंगी जो बेसिकली आप लोगों को लाहौर बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी ज़्यादा वाइटल है। सो जैसे मैंने डिस्कस किया था इंट्रो में आप लोगों के साथ कि हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक एनिमेशन का सहारा लेते हैं। सो लेट्स मूव टू द एनिमेशन। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एंटीबायोटिक्स के बारे में बात की थी और हम लोगों ने ये बात देखी कि बेसिकली जो एंटीबायोटिक्स हैं वो बेसिकली इस्तेमाल होते हैं अगेंस्ट a form of life that is called as basically what प्रोकैरियोट्स और बैक्टीरिया। पहली बात आज हमको ये समझनी है कि अगर हम एंटीबायोटिक्स की बात कर रहे हो तो एंटीबायोटिक कैसे मुमकिन है कि वो बैक्टीरिया की लाइफ को तो ख़त्म कर दे लेकिन वो मेरे सेल्स को डैमेज ना करे। तो इसके लिए एक छोटा सा आंसर ये है जो आप लोगों को पूरी लाइफ अपने माइंड में रखना है स्टूडेंट्स, वो ये कि दोनों के एंजाइम सिस्टम में फ़र्क है। तो वो वाला एंजाइम सिस्टम जो बैक्टीरिया की बॉडी में पाया जाता है वो वाला एंजाइम सिस्टम मेरी बॉडी में नहीं है, तो जाहिर है ये वाला सब्सटेंस मेरे एंजाइम का सबस्ट्रेट ही नहीं है, तो वो मेरे मेटाबॉलिज्म को ख़राब नहीं करता। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या हमारे पास कोई एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए से हम लोग डिजीज़ के ऑनसेट होने से पहले उसके अंदर उससे कोई बच सकते हो। तो आंसर ये स्टूडेंट्स यस, हमारे पास डिफरेंट वेज हैं जिन्हें हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स का नाम देते हैं। वैक्सीनेशन आप लोग कर सकते हैं, यू नो के वैक्सीनेशन एक प्रिवेंटिव मेजर है। फिर हम लोग किसी पर्सन को वैक्सीनेशन के थ्रू इम्यूनाइज कर सकते हैं, इम्यूनाइजेशन एक और वे है और यही बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। फिर इसके अलावा स्टूडेंट्स और भी बहुत से वेज हो सकते हैं कि जिसके ज़रिए से हम लोग अपनी बॉडी को डिफरेंट किस्म की कंटामिनेशन से बचा सकते हैं। फॉर एग्जांपल लिखा जाता है हर हॉस्पिटल में कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को अपने साथ मत लाएं, लेकिन बड़ी ही बदकिस्मती की बात है और ये अलमिया है कि हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करते। वो 12 साल से छोटे बच्चों को मजबूरी की वजह से या कैसे भी हॉस्पिटल में साथ ले जाते हैं। अब हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैं एक वर्ड आप लोगों की नज़र कर रहा हूँ, जान के डेलिबरेटली बोल रहा हूँ, वो ये है कि हॉस्पिटल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हीटेस्ट बैक्टीरिया पाए जाते हैं। यानी कि एक तो हीट होना होता है और उसकी भी सुपर डुपरलेटिव फॉर्म है हीटेस्ट। इस किस्म बैक्टीरिया वहाँ पाए जाते हैं और अगर हम छोटे बच्चों को वहाँ पे लेके जाएंगे तो वो छोटी सी एज में ही उस बैक्टीरिया को फेस करेंगे और हमें बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक यूज़ करना पड़ेगी। ये पब्लिक अवेयरनेस मैसेजेस दे सकते हैं, हम प्रिंट मीडिया यूज़ कर सकते हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज़ कर सकते हैं, हम लोग बैनर्स यूज़ कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में डिफरेंट किस्म के हम लोग पोस्टर्स लगा सकते हैं और लगाते हैं डिफरेंट जगहों पर। मैं भी कल किसी हॉस्पिटल में विजिट करके आया हूँ तो लोगों के लिए बहुत कुछ बताया गया है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने हाथ धोने हैं हॉस्पिटल से जाने के बाद तो वो कैसे धोने हैं, अगर आप लोगों को खांसी आती है हॉस्पिटल में तो आपने कैसे लेनी है, आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो आपने मास्क यूज़ करना है। ये सारी बातें बताई तो जाती हैं, लेकिन सवाल ये है कि हम में से कितने लोग हैं जो इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को रिस्पॉन्ड करते हैं। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमारी कौम की है वो है बेहिसी। हम किसी भी अच्छी बात को रिस्पॉन्ड करके खुश नहीं होते, राइट स्टूडेंट्स। सो ट्राई टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। अब ये तो बात हुई अवेयरनेस की, लेकिन इस अवेयरनेस के अलावा गवर्नमेंट और क्या क्या कर सकती है फॉर द हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। तो उनमें से आपने देखा होगा कि हम लोग डिफरेंट जगहों पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगा देते हैं।
वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस होती है वो आपको नजर आएगी बरसात के मौसम में। बरसात के मौसम में डिफरेंट किस्म की कंटेजियस और वाटर बॉर्न डिजीजेस बढ़ जाती हैं। अगर मैं वाटर के अंदर क्लोरीन ऐड कर दूं, तो जो मैंने कल लिखा था आप लोगों के सामने, अगर मैं वाटर को प्रॉपर क्लोरीनेट कर दूं तो बैक्टीरिया वहां से खत्म हो जाएंगे, लेकिन इट इज एसेंशियल एटलीस्ट फॉर द रेनी सीजन। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स क्या हुआ, हाँ जो एक अच्छा काम हमेशा सराउंडिंग में नजर आता है वो ये कि हमने डिफरेंट वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगा दिए। ये जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स है ये भी ज़ाहिर है इसी पर्पज के लगाए गए हैं ताकि आप लोगों को पीने का साफ पानी मिल सकता हो। तो ये वो कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो कि हम लोग वाटर बॉर्न डिजीजेस से प्रिवेंशन के लिए ले सकते हैं। इस पर्टिकुलर काम में अगेन मैंने इस पूरे लेक्चर में बहुत ज़्यादा कसीदे बोले हैं, बहुत ज़्यादा तारीफें की हैं ग्रेट साइंटिस्ट की, उसका नाम था लुईस पास्चर। आज हम लोग लुईस पास्चर के बारे में ही कुछ बातें आपसे और करने वाले हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन का हमें कॉन्सेप्ट दिया। राइट स्टूडेंट्स, बात ये थी कि बहुत ज़्यादा सालों की शबाना रोज़ मेहनत, और शबाना रोज़ भी बोलते हैं इसे, मेहनत के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बैक्टीरिया आइसोलेट किया फ्रॉम द फाउल बोलते हैं मुर्गियों को, मुर्गियों की इंटेस्टाइन में से उन्होंने एक बैक्टीरिया आइसोलेट किया जिसको उन्होंने रिस्पॉन्सिबल ठहराया फॉर द फाउल कॉलरा। राइट, वो वाला कॉलरा जो कि मुर्गियों में होता है। आइसोलेट करने के बाद स्टूडेंट्स he was damn sure कि this particular germ is associated with the cholera of the fowl। लेकिन हमारी साइंस कभी भी बातों पे बिलीव नहीं रखती। मैंने कई दफ़ा इस पूरे चैप्टर में आप लोगों से डिस्कस किया है। तो करना क्या होता है, नंबर 1, या तो आप लोगों को अपनी रिसर्च की फाइंडिंग्स को किसी इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश करना होता है, तब वो ऑथेंटिकेट होती हैं, और या फिर नंबर 2 पे ये है कि आपके सामने ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट बैठा हो या इवन पब्लिक आप लोगों के सामने बैठी हो, तो आप लोग उसके सामने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके दिखाएं और प्रूव करें कि जो आपकी फाइंडिंग है वो सही है। तो उस दौर में लुईस पास्चर ने क्या किया, लुईस पास्चर ने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया समथिंग लाइक इट। आप देख रहे हैं कि उसने मुर्गियां ली, राइट, और मुर्गियों को दिखाया कि ये बहुत हेल्दी हैं, और उससे पहले वो अपनी लैब में क्या बना चुका था, उन पर्टिकुलर फाउल कॉलरा कॉजिंग बैक्टीरिया के प्योर कल्चर। राइट, मैंने आपको बोला था कि प्योर कल्चर एक ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता है जिसमें दूसरे टाइप के ऑर्गेनिज्म ना हो। मिसाल के तौर पे कि अगर ये फाउल कॉलरा के बैक्टीरिया हैं तो सारे के सारे इंडिविजुअल्स में क्या होंगे, फाउल कॉलरा के होंगे। ही वॉज बिजी इन making pure cultures, in making arrangements for the experiment, he was talking to the people, he was talking to the group of scientists and this and that। तो जाहिर है उस concentration वो डिवाइड हो गई थी। तो हुआ क्या स्टूडेंट्स, आपने जरा बातों को गौर से सुनना है। जब उसने इस पर्टिकुलर प्योर कल्चर को अपनी लेबोरेटरी में सेवरल टाइम हैंड्स पे ट्रीट किया, तो हमेशा ऐसा होता था कि जब भी बैक्टीरिया उनकी बॉडी में जाता वो बेचारी हैंड पहले बीमार होती और फिर उसकी डेथ हो जाती। लेकिन इस बात को साबित करने का वक्त था लोगों के सामने उसने ग्रुप ऑफ हैन लिया, एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया, जैसे वो इनोकुलेट करता था अपनी लैब में वैसे ही उसने उस प्योर कल्चर के बैक्टीरिया को लेके हैन की बॉडी में क्या कर दिया, इनोकुलेट कर दिया। नाउ ही इज वेटिंग, वो किस बात का इंतजार कर रहा है कि ये जो हैन है ये ऐसा ऐसा बीमार होगी और मर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अच्छे लोग हिम्मत नहीं हारते, they keep on striving and struggling। वो अपनी लैब में वापस गया, उसने एक एक करके अपने हर एक स्टेप को देखा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूं। He realized कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मैनेजमेंट, जब वो चीजों को मैनेज कर रहा था, लोगों से कम्युनिकेट कर रहा था, बातें कर रहा था, उस टाइम पे उसका जो कल्चर था, जो बेसिकली उसे इन फाउल्स को देना था, वो क्या हुआ स्टूडेंट्स, वो ओल्ड हो गया। राइट, और ही वॉज ऑफ द व्यू कि जब वो वाले बैक्टीरिया ओल्ड हो गए हैं तो परहैप्स दे हैव लॉस्ट देयर पैथोजेनेसिटी। मैंने डिस्क्राइब किया था, पैथोजेनेसिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू कॉज डिजीज, वो शायद उनकी खत्म होगी। लेकिन फिर वही बात है कि साइंस कभी कहानियों पर यकीन नहीं रखती, साइंस ऑलवेज बिलीव इन प्रूफ। और उसने फिर क्या किया, उसने 2 डिफरेंट किस्म के ग्रुप ले लिए, किसके, बैक्टीरिया के। एक ग्रुप में उसने लिए ओल्ड कल्चर और दूसरे ग्रुप में उसने लिया फ्रेश कल्चर। फॉर एग्जाम्पल 10 हैन उसने रख ली और 10 हैन ही उसने इस ग्रुप में रख ली। जब उसने ओल्ड कल्चर लगाया इन हैन को, तो जैसा हुआ था लोगों के सामने, मीन उसकी डेथ नहीं हुई तो हैंस की इसमें डेथ नहीं हुई। लेकिन जो प्योर कल्चर, फ्रेश प्योर कल्चर था, जब उसने इन हैंस को लगाया तो स्टूडेंट्स क्या हुआ कि इनकी डेथ हो गई।
तो उसका जो एक व्यू पॉइंट था कि ओल्ड कल्चर्स लॉस देयर पैथोजेनेसिटी, वो यहाँ पे प्रूव हो गया। लेकिन क्या इसका कोई और एस्पेक्ट भी थी? तो जैसे मैं बोलता हूँ स्टूडेंट्स के राइटर्स, पोएट्स, साइंटिस्ट, वो आम लोगों से जहन में, अकल में, विजन में, बसीरत में लोगों से बहुत आगे होते। उसने ये सोचा कि शायद जब मैं इस ओल्ड कल्चर को इनकी बॉडी में लगा रहा हूं तो फिर कहीं वही काम तो नहीं हुआ जो एडवर्ड जेनर ने किया था। तो उस चीज को टेस्ट करने के लिए क्या किया स्टूडेंट्स, उसने अब फ्रेश कल्चर उन हैन को लगाया कि जो ओल्ड कल्चर लगने से नहीं मरी थी। तो आपने देखा स्टूडेंट्स क्या हुआ, लुक एट दिस, अब भी ये हैन नहीं मर रही। ही कंक्लूडेड, वही चीज उसे कंक्लूड की जो एडवर्ड जेनर ने भी कंक्लूड की थी, कि बेसिकली जो ओल्ड कल्चर था बैक्टीरिया का, उसने इस ऑर्गेनिज्म की, इन हैंड्स की बॉडी में जाके क्या डेवलप करनी, एंटीबॉडीज। और जब मैंने फ्रेश एंटीजन उनकी बॉडी में लगाई तो चूंकि एंटीबॉडी वहां पे पहले से प्रेजेंट थी तो वो आपस में लड़ी, वो आपस में लड़ती रही, लेकिन हैंड की लाइफ बच गई। ही यूज द टर्म्स कि ये बेसिकली हैंड्स जिनको मैंने पहले ओल्ड कल्चर लगाया था वो इम्यूनाइज हो गई हैं टू द मोर विरुलेंट, मोर डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया आई हैव मेड फ्रेशली। तो ये थी स्टूडेंट्स कहानी कि हम डिफरेंट डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए उसी पर्टिकुलर डिजीज के कॉजेटिव एजेंट को नॉन विरुलेंट बना के, अटेनुएट करके, वीक करके जब बॉडी में डालेंगे तो उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी उसके अगेंस्ट बनाएगी एंटीबॉडीज, और जब मैं उसी स्ट्रेन का विरुलेंट इसमें डालूंगा तो वो वाली एंटीबॉडीज इस एंटीजन से फाइट करेंगी और ये वाले ऑर्गेनिज्म की लाइफ बच जाएगी। सो लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। यस माय स्टूडेंट्स, माय फ्यूचर डॉक्टर्स, आपने काफ़ी बातें की रिगार्डिंग व्हाट इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन, और आई होप कि अब ज़िंदगी में जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप अपने शोल्डर्स के ऊपर थिंकिंग ब्रेन रखेंगे, ना कि क्रैमिंग ब्रेन, बस रट्टा लगा लिया और बात ख़त्म हो गई। ऑलवेज थिंक एंड थिंक एंड थिंक। लिल्लज़ीना हुम यतफ़क्करून, अल्लाह ताला ने मुसलमान की सबसे बड़ी पहचान ये बताई कि वो फ़क्र करता है, वो सोचता है, राइट। सो अब हम यूज़ करने वाले हैं, अब हम स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स मेरे पास क्या है, यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक। हम इस पॉइंट पर हैं बिकॉज कि इस पर्टिकुलर चीज़ को हम एनिमेशन में स्टडी कर चुके हैं। सो यूज़ एंड मिस यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो स्टूडेंट्स बात ये हुई है कि यूज़ तो बहरहाल हमें करना है एंटीबायोटिक को, कि जब कभी भी आप लोगों की बॉडी में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगी, इंपॉर्टेंट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, कि जब भी आप लोगों की बॉडी में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगी तो आप लोगों का फिजिशियन, आप लोगों का सर्जन, राइट, ये दोनों क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को कोई ना कोई एंटीबायोटिक देंगे। इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स ये है, जो मैं स्टार लगा के आप लोगों को लिख रहा हूँ, कि आपका जो सर्जन या फिजिशियन है ये आप लोगों को एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब करते हुए आप लोगों के लिए एक टाइम ड्यूरेशन मुंतखब करता है। मिसाल के तौर पे वो आपसे कहेगा कि ये एंटीबायोटिक आपने फॉर एग्जांपल 3 डेज खानी है, या 5 डेज खानी है, या 7 डेज खानी है, या आपने 14 डेज खानी है, राइट। वो डिसाइड करता है आपका फिजिशियन या सर्जन इन पर्टिकुलर मेडिसिन्स के डेज और इनकी डोजेज एज पर लेवल ऑफ सिवियरिटी in the terms of species that you're going to infect and the level of infection in your body। वो जो 5-7 साल पढ़ा और फिर 10-15 साल वो अब एक्सपीरियंस हो गया है उसका, मैं सिर्फ समझाने की गर्ज से बात कर रहा हूँ लोगों के लिए और आप लोगों के लिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, डोंट कंसंट्रेट माई वर्ड्स। वो पागल नहीं है जिसने आप लोगों के लिए 3 की बजाय 5 दिन आपको दिए, या 5 दिन की बजाय आपको 7 दिन एंटीबायोटिक दी है, या 7 दिन की बजाय वो 14 डेज एंटीबायोटिक दे रहा है। वो भी फुली इस बात पे अवेयर है, वो नॉलेज्ड पर्सन है, उसने उसकी फार्मेसी पढ़ी है, उसकी फार्माकोलॉजी पढ़ी है, उसने सीरम पे इफेक्ट पड़ता है,
वो इसके किडनीज पे इफेक्ट पड़ता है, वो इसके हार्ट पे इफेक्ट पड़ रहा होता है, वो सब कुछ पढ़ के लिख के आप लोगों के पास आया है। कोई छोटी एफर्ट नहीं की हुई उसने। इतनी एफर्ट्स के बावजूद अगर वो 5 दिन की बजाय आपको 7 दिन की मेडिसिन दे रहा है तो ही इज नॉट मैड। वो जो कुछ भी कर रहा है आप लोगों के फायदे के लिए कर रहा होता है। अब लोग आमतौर पे करते क्या हैं, अगर उनको 2 दिन की एंटीबायोटिक खाने के बाद शफा मिल गई है तो दोज, सॉरी टू से, बट मैं सिर्फ इनकलकेट कर रहा हूँ नॉलेज, वो स्टूपिड पीपल उस एंटीबायोटिक को छोड़ देते। रिजल्ट क्या होता है, 2-3 दिन के बाद वो बीमारी डबल फोर्स के साथ वापस आती। इसमें कसूर किसका है? उस डॉक्टर का नहीं है, उस फिजिशियन का नहीं है, उस सर्जन का नहीं है, बल्कि कसूर इस कौम की जहालत का है, जिसने अपने प्रॉपर टाइम पर, अपने प्रॉपर ड्यूरेशन के ऊपर और अपनी टाइम इंटरवल के लिए मेडिसिन यूज नहीं की। तो जब भी आप एंटीबायोटिक का कोर्स कंप्लीट नहीं करेंगे, उसे रिपीटेड टाइम पे नहीं खाएंगे और गिवन ड्यूरेशन तक नहीं खाएंगे, 3 डेज, 5 डेज और 7 डेज और 14 डेज, तो फिर आप लोगों को रिकरेंट इन्फेक्शन होती रहेंगी। अब रिकरेंट इन्फेक्शन होती क्यों है स्टूडेंट्स, ये डिस्कस थोड़ा सा हम पहले कर चुके हैं और आपको बता रहा हूं कि बेसिकली बहुत से ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, राइट, कि जिनके अंदर आपको पता है प्लाज्मिड्स प्रेजेंट थे, राइट। मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मिड का बैक्टीरिया को सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि इस पर्टिकुलर प्लाज्मिड के ऊपर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं, राइट। अब अगर एक ऑर्गेनिज्म को हमने कहा कि तुमने 5 दिन मेडिसिन खानी है और उसने 3 दिन मेडिसिन खाने के बाद छोड़ दी, तो रिजल्ट क्या होगा स्टूडेंट्स, कि अगर इस पॉपुलेशन में, अगर इस पॉपुलेशन के अंदर, बैक्टीरियल पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं, हमारे पास 100 ऑर्गेनिज्म थे, तो उनमें से 90 की तो इंस्टेंट डेथ हो जाएगी और वो होंगे कि जिनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं था। अब स्टूडेंट्स जरा बात को गौर से सुनिए, बाकी बच गए मेरे पास 10, कितनों में से 10 बचे हैं, 100 में से 10 बचे। अब ये जो 10 ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास ऑलरेडी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था, वो तो जाहिर है पहली 2-3 डोजेस से नहीं मरेंगे, वो तो किसी खास लेवल की डोज अचीव होने के बाद ही उनकी पॉसिबल डेथ हो सकती है। तो आप लोगों ने 2 दिन के बाद इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक देना बंद कर दी। उनके पास पहले रेजिस्टेंट जीन था, डोज आने के बाद उनका ये वाला जीन मोर स्टिमुलेट हो गया और उनकी नंबर ऑफ प्लाज्मिड कॉपीज, आपको याद होगा मैंने बोला था कि जो प्लाज्मिड्स होते हैं वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडीज होती हैं, यानी कि जितना ज़्यादा स्टिमुलस आप लोग इस पर्टिकुलर बैक्टीरियम को दोगे उतनी ही तेज़ी से ये प्लाज्मिड अपने आप को रेप्लिकेट करेंगे और बैक्टीरिया की एबिलिटी टू रेजिस्ट द गिवन एंटीबायोटिक बढ़ जाएगी। सो अपने पेशेंट के साथ और अपनी जानों के साथ रहम करें। बैक्टीरिया डे बाय डे रेजिस्टेंट होते चले जा रहे हैं अगेंस्ट आर न्यूली सिंथेसाइज्ड मेडिसिन ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ यू पीपल। जहालत सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस डिजीज की। डिजीज कौन सी है? डेवलपिंग रेजिस्टेंस इन द बैक्टीरियम। आज हम मेडिसिन देते हैं, बैक्टीरिया उसके अगेंस्ट बड़े मजे से सर्वाइव करते हैं और उसकी रीजन यही है कि जब मेडिसिन का इफेक्ट अपनी पीक पे पहुंचने वाला था, हमने इफेक्ट को विड्रॉ कर लिया। मेडिकल स्टोर की फील्ड में हम टर्म यूज करते हैं ओटीसी। ओटीसी का मतलब होता है ओवर द काउंटर सेल। हम आप पाकिस्तान या हमारा कॉन्टिनेंट इस लिहाज से उन चंद बदकिस्मती मुल्कों में शुमार होता है जहां आप लोग ब्लाइंडली जाके मेडिकल स्टोर वाले से कहते हैं मुझे ये मेडिसिन दे दो, और वो आप लोगों से प्रेस्क्रिप्शन मांगे बगैर आपको एंटीबायोटिक दे देता है। लेकिन दुनिया सारी में चले जाए, फॉर एग्जांपल मैं डिफरेंट कंट्रीज में गया, उनमें से फॉर एग्जांपल एक यूएई की एग्जांपल ले लेते हैं, जिन्हें हम बद्दू कहते हैं कि जनाब वो तो बद्दू है, उन्हें अकल शौर कोई नहीं है। लेकिन इवन उन बद्दुओं को भी ये अकल है कि हम लोगों ने बगैर प्रेस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक दे लेनी, और हम उनसे बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नेशन हैं। वी आर मच मोर टैलेंटेड, वी आर मच मोर एजुकेटेड, बट एज फार एज द मेडिसिन इन कंसर्न वी आर प्लेइंग विद आवर लाइव्स, वी आर नॉट कंसिडरिंग द प्रेस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर्स, राइट। और हर दफ़ा हर एंटीबायोटिक से हर बैक्टीरिया क्योर भी नहीं हो रहा होता, लेकिन हम जाते हैं मेडिकल स्टोर के ऊपर, वो जी मैंने सेप्ट्रॉन दे दो, राइट, वो जी मैंने मॉक्सल दे दो, और वो भी ऐसा जाहिल बैठा हुआ है मेडिकल स्टोर वाला भी कि वो बगैर प्रेस्क्रिप्शन के आपको एंटीबायोटिक दे देता है। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू all my students, all viewers of mine, never use any medicine without prescription if you don't want to play with your lives. Let's move to the next topic. और वो जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, वो क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया।
So we want to place a heading over here, cyanobacteria. और जैसे मैंने आपके फ्लैश कार्ड में लिखा हुआ है कि हम इस साइनोबैक्टीरिया की सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं. इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स खूबियां, राइट. तो जैसे आप लोगों को हमने इंट्रोडक्शन में बताया था कि साइनोबैक्टीरिया बेसिकली ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया होते हैं. तो अगर हम लोग इनकी पहले मॉर्फोलॉजी की बात करें तो जाहिर है कि इन अपीयरेंस में, कलर में, अपीयरेंस या कलर में दे विल बी ऑफ नॉट प्योर ग्रीन, दे हैव सम टिंज ऑफ ब्लू कलर एज वेल. तो इसीलिए हम लोग इन्हें ब्लू ग्रीन ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया का नाम देते हैं, राइट स्टूडेंट्स. फिर ये है कि अगर आप लोग इनके साइज की बात करें, साइज की, तो इनका साइज 1 to 10 माइक्रोमीटर तक हो सकता है. इसका मतलब यह है कि यहाँ पे भी हमें साइज के एतबार से ग्रेट वेरिएशंस नजर आती हैं, मींस वैरायटी नजर आती है. वेरिएशन का मतलब होता है वैरायटीज पाई जाती हैं इसके अंदर, राइट स्टूडेंट्स. फिर अगर आप लोग इनकी शेप की बात करो स्टूडेंट्स, तो शेप में जैसे हमने बोला कि इनके डिफरेंट किस्म के सेल्स होते हैं, लेकिन आमतौर पर ये सेल्स दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं. नंबर 1 सॉलिटरी, ऐसा भी हो सकता है कि ये सेल्स तन्हा तन्हा रहें. लेकिन जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ कि तन्हा तन्हा यहाँ है जीना, ये कोई बात है. तो इस लिहाज से ये जो सेल्स होते हैं वो भी इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं, और वो करते क्या है कि वो आपस में मिल के रहते हैं. जब ये वाले सेल्स आपस में स्टूडेंट्स इस तरह मिल के रहेंगे ऐसे, तो वो क्या करेंगे कि वो एक लंबी सी चेन बना लेंगे सेल्स की. जैसे कि इसकी एक और बेस्ट एग्जांपल हमारे पास मुसलमानों के लिए तस्बीह भी हो सकती है. तस्बीह में भी जो दाने हैं बेसिकली वो एक थ्रेड के थ्रू प्रोवाइड होते हैं, साथ साथ मिलके रहते हैं. तो उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम नाम क्या देते हैं स्टूडेंट्स? ट्राइकॉम. तो ट्राइकॉम इज बेसिकली एन एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल अरेंज्ड इन अ लीनियर ऑर्डर, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अ चेन. तो उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? व्हाट? ट्राइकॉम. अब अगर मैं इस पर्टिकुलर ट्राइकॉम को देखूं तो आपने जरा गौर से ये देखना है कि ये ट्राइकॉम एक खास किस्म की म्यूसिलेज की बनी हुई शीट के अंदर मलफूफ होते हैं, मींस लिपटे हुए होते हैं. शायद तो थोड़ी उर्दू भी आप लोगों की बेहतर हो रही हो. मलफूफ का मतलब होता है लिपटे होना, और ये वो म्यूसिलेज की शीट है. म्यूसिलेज और म्यूसिलेजिनस शीट है, राइट. और इस पर्टिकुलर शीट के अंदर डेपोजिट हो सकते हैं डिफरेंट किस्म के क्या? पिगमेंट्स, राइट. और उनकी कॉन्सेंट्रेशन डेफिनेटली बहुत कम है. अगर आप इनकी डिफरेंट किस्म की देख रहे हैं क्या स्लाइड्स, फॉर एग्जांपल इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे म्यूसिलेज शीट के अंदर कोई बहुत कॉन्स्पिकुअस किस्म के क्या नहीं प्रेजेंट? पिगमेंट्स नहीं प्रेजेंट. अब सवाल ये है स्टूडेंट्स कि हमें ये देखना है कि अगर मैं इस पर्टिकुलर शीट या कवर को देखूं तो इसके अंदर इसका एडवांटेज क्या है? तो आंसर ये है स्टूडेंट्स कि आमतौर पर ये किसी बैलून की तरह से काम करती है. जब ये वाले सेल फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं ये वाले, राइट, तो इसके रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होती है स्टूडेंट्स? जाहिर है O2. फोटोसिंथेसिस क्या प्रोड्यूस कर रही है? ऑक्सीजन. और ये जो ऑक्सीजन है ये बेसिकली यहाँ जमा हो जाती है in the vicinity, in the surroundings of the individual cells of the trichome beneath this mucilage what layer. अब ये जो डॉट्स में लगाए they are representing ऑक्सीजन. अब ऑक्सीजन डेफिनेटली लाइटर है देन वाटर. तो जब ये वाटर से ज्यादा लाइटर है तो क्या करेंगे कि ये वाले जो ट्राइकॉम्स है दे बिगिन टू ग्लाइड इन वाटर. ये पानी के सरफेस के ऊपर तैरना शुरू कर देंगे, हल्का हल्का हिलना शुरू कर देंगे. ये जो हल्का हल्का मूवमेंट और स्लिपिंग किस्म की मूवमेंट आ रही है वाटर के अंदर, दिस इज कॉल्ड एज ग्लाइडिंग. तो इस चीज को हम लोगों ने ये लिखा है कि इसके अंदर मूवमेंट के अंदर के बेसिकली मूवमेंट के एतबार से दीज पर्टिकुलर फिलामेंट्स और ट्राइकॉम्स दे ग्लाइड इन वाटर, राइट स्टूडेंट्स. अगली बात हमारे पास ये है कि अगर ये पर्टिकुलर सेल्स को देखा जाए तो इनके बाहर क्या प्रेजेंट है? एक सेल वॉल, राइट. अब जो इनकी सेल वॉल है,
राइट स्टूडेंट्स, आपको याद आया कुछ सेल वॉल का नाम सुन के? बिल्कुल, कि सेल वॉल तो हो सकती है दो टाइप्स की, यानी कि ग्राम नेगेटिव भी हो सकती है, ग्राम पॉजिटिव भी हो सकती है। तो जब हम इन पर्टिकुलर सेल्स को ग्राम स्टेनिंग से स्टेन करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स? ग्राम नेगेटिव का रिजल्ट शो करते हैं। आपको याद है स्टूडेंट्स कि अगर ग्राम नेगेटिव हैं तो ये कौन सा स्टेन ऑब्टेन करेंगे? वेरी राइट, दे विल बिकम पिंक। राइट, तो जब मैं इनको स्टेन करता हूं तो इनकी वॉल पिंक हो जाती है। इसका मतलब है कि इनकी सेल वॉल की नेचर स्टूडेंट्स कैसी है? ग्राम नेगेटिव जैसी है। अब हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगर ये वाले प्लांट्स वो कैपेबल हैं फोटोसिंथेसिस करने के, राइट, तो फिर इस पर्टिकुलर फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए जाहिर है कि हमें चाहिए होगा कोई ना कोई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में दो किस्म के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट है। नंबर वन इज क्लोरोफिल। नंबर वन इज व्हाट? क्लोरोफिल। एंड नंबर टू पिगमेंट इज फाइकोबिलिन। फाइकोबिलिन, राइट। अब फाइकोबिलिन जैसे मैंने लिखा है कि ये ब्लू कलर का पिगमेंट है, राइट, और क्लोरोफिल आपको पता है कि ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। अब यू नो वेरी वेल कि क्लोरोफिल एसोसिएट होता है विद द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, राइट। इसका ताल्लुक थैलेकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट के साथ है, राइट। क्लोरोफिल किससे एसोसिएटेड था? क्लोरोप्लास्ट के साथ। तो फाइकोबिलिन किससे एसोसिएटेड है? फाइकोबिलिसोम्स के साथ। फाइकोबिलिसोम्स के साथ। अब ये जो फाइकोबिलिसोम्स हैं उनकी अपनी थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है और उस थैलेकॉइड मेम्ब्रेन से अटैच होता है वो वाला ग्रीन पिगमेंट जिसे हम लोग फाइकोसायानिन देते हैं, नाम देते हैं फाइकोसायानिन, राइट स्टूडेंट्स। तो ये फाइकोसायानिन वो पिगमेंट है जो फाइकोबिलिसोम्स के साथ अटैच होता है और फाइकोबिलिसोम्स सारे मिलने के बाद क्या बनाते हैं? फाइकोबिलिन, राइट। तो इस पर्टिकुलर एजेंट की वजह से, इस पर्टिकुलर पिगमेंट की वजह से इसको इम्पार्ट होता है कौन सा कलर स्टूडेंट्स? ब्लू कलर, राइट। और इस पर्टिकुलर क्लोरोप्लास्ट की वजह से, इस पर्टिकुलर प्लास्ट की वजह से जो कलर ऑब्टेन होता है वो कैसा होता है स्टूडेंट्स? यू नो वेरी वेल, ग्रीन। तो इन दो पिगमेंट्स की वजह से ही हम लोग इसे क्या नाम देते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी, राइट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि ये जो पर्टिकुलर ब्लू ग्रीन एल्गी हैं वेदर दे कैन स्टोर फूड और नॉट। तो आंसर इज यस कि ब्लू ग्रीन एल्गी कैन स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में फूड को स्टोर करती है और आपको पता है कि अगर मैंने इनकी प्रेजेंस को चेक करना हो तो बहुत आसान सी बात यह है कि मैं इसको ट्रीट करूंगा आयोडीन से। तो जब भी आयोडीन को हम ग्लाइकोजन को हम आयोडीन से ट्रीट करते हैं तो इट ऑलवेज गिव मी रेड कलर। तो जब मैं देखता हूं तो यहाँ पे मुझे स्टोरेज ग्रैन्यूल्स के अंदर स्टोर्ड नजर आता है व्हाट? ग्लाइकोजन। और आज हम लोग अब करें आज की शायद सबसे आखिरी बात, और वो है स्टूडेंट्स व्हाट? क्या? रिप्रोडक्शन इन ब्लू ग्रीन एल्गी। तो रिप्रोडक्शन के एतबार से आप लोगों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ इसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एसेक्सुअली 3 तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जिनमें से एक का नाम है स्टूडेंट्स हेटेरोसिस्ट, राइट। और दूसरे का नाम हमारे पास क्या है? हॉर्मोगोनिया। ये मैंने जगह इकट्ठे लिखी हैं ताकि आपको एच याद रहे, हॉर्मोगोनिया। और थर्ड टाइप है मेरे पास एकाइनीड्स, राइट। तो इन 3 मेथड से जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो रिप्रोड्यूस करती है। अब हम बहुत जल्दी से मूव कर रहे हैं उस पॉइंट की तरफ कि हमारे पास एक और बड़ी एक्सपेंसिव किस्म की एल्गी है। ये वाली इंफॉर्मेशन आप लोगों के बुक में येलो बॉक्स के अंदर लिखी हुई है स्टूडेंट्स कि ये बड़ी एक्सपेंसिव किस्म की सुपर ब्लू ग्रीन एल्गी है। सुपर ब्लू ग्रीन एल्गे,
इसको स्टूडेंट्स सवाल ये है कि हम इसे सुपर क्यों बोल रहे हैं और फिर ये इतनी एक्सपेंसिव क्यों है। तो आंसर ये है कि ये दुनिया में एक परफेक्ट फूड कंसिडर होती है, राइट। हालांकि ये इंडिविजुअल सेल्स हैं, लेकिन ये इंडिविजुअल सेल्स परफेक्ट फूड कंसिडर होते हैं, बिकॉज कि आप किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट और विटामिन के और मिनरल के बारे में सोचें तो वो आप लोगों को यहाँ पे नजर आएगा। इसीलिए ये वाली ब्लू ग्रीन एल्गी खाने में इतनी डिलीशियस और प्राइस में इतनी महंगी और सुपर कहलाती है, राइट स्टूडेंट्स। अब हम कर रहे हैं आज की आखिरी बात, और वो आखिरी बात स्टूडेंट्स मेरे पास क्या है कि व्हाट इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस स्टूडेंट्स बहुत जल्दी से हम कवर करना चाह रहे हैं बिकॉज टाइम इज लिमिटेड। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आप लोग जाहिर है दो ही बातें करेंगे, या तो आप लोग इसके एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे और या फिर आप लोग इसके लॉसेस के बारे में बात करेंगे। तो एडवांटेज स्टूडेंट्स ये है कि यू नो कि ये डिफरेंट किस्म के प्लांट्स के साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप डेवलप करती है। फॉर एग्जांपल, मैं मेडिकल स्टोर वाले को पैसे दूं, इन रिटर्न वो मुझे मेडिसिन दे, राइट। तो दोनों का हम साथ साथ चल रहे हैं ना, मैं उसके लिए फायदेमंद हूं, वो मेरे लिए फायदेमंद है। अगर ये रिलेशनशिप म्यूचुअल हो, इक्वल हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, तो हम इसे बोलते हैं सिम्बियोसिस। इसका मतलब ये होगा कि ये वाली ब्लू ग्रीन एल्गी डिफरेंट किस्म के एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के साथ सिम्बियोसिस डेवलप करती है, मिलके रहती है, राइट स्टूडेंट्स। तो ये ज़ाहिर है फायदे वाली बात है, बिकॉज कि इनके अंदर इनमें एबिलिटी होती है कि दे कैन फिक्स नाइट्रोजन, और अगर नाइट्रोजन को फिक्स कर सकती है और ये वाले ऑर्गेनिज्म अगर सॉइल में है तो यू नो कि दे कैन इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड दे कैन इंक्रीज व्हाट द पर एकड़ यील्ड, पैदावार को इंक्रीज कर सकते हैं। लॉसेस मेरे पास स्टूडेंट्स ये हैं कि ये हमारे ड्रिंकिंग वाटर में अनप्लेजेंट का मतलब है जो मुझे अच्छी नहीं लगती, अनप्लेजेंट स्मेल डाल सकते हैं, और इस अनप्लेजेंट स्मेल की वजह से वो जो मेरा ड्रिंकिंग वाटर है इट बिकम अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, राइट स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।